नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एंड उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड आई विश बढ़िया ही रहना। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो भाई अपन रिव्यू करने वाले हैं कि भाई रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 कैसी है। एंड भाई शायद पहली बार मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड ने इतना बढ़िया काम किया है कि इन्होंने कंप्लीट एक बाइक ही चेंज कर दी। पूरा जो बाइक का जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी ओवरऑल डिजाइन है, जो इसका नेचर है, वो कंप्लीट रॉयल एनफील्ड ने चेंज कर दिया है। तो इसने क्या चेंज किया है और क्या चेंज नहीं, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं और वीडियो को जल्द से ही स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस बाइक को देखोगे तो आप ये पाओगे कि भाई ये पुरानी वाली हिमालयन से बिल्कुल ही अलग है। कंप्लीट डिजाइन में अलग है, पूरा का पूरा एग्जॉस्ट साउंड अलग है, पूरा स्ट्रक्चर अलग है, चेसी अलग है, इंजन अलग है, सब कुछ अलग है। और कंपनी ने वाकई में एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जो अदर कंपनियां नहीं करती ना, जैसे चिट चुपका के दे देती है, कॉस्मेटिक चेंज करके दे देती है, वो तो मेरे को कतई बकवास लगता है। लेकिन इन्होंने इस बार इतना अच्छा काम किया है, मेड इन्होंने छेड़खानी की है ना, वो इंजन के साथ की है। तो धीरे धीरे इन्हीं सब पर चर्चा करते हैं एंड देखते हैं कि इन्होंने क्या चेंज किया है, क्या चेंज नहीं। सबसे पहले अगर इसके टायर की बात करें तो भाई इसमें आपको मिलेगा फ्रंट में 90-90-21 का ट्यूबलेस टायर, जो कि सीएट के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही अच्छा टायर है भाई। सही में बहुत ही बेहतरीन टायर है। मैंने इसके रिव्यू पढ़े थे तो मैंने ये सोचा कि भाई एक बार रिव्यू तो पढ़े जाए। टायर के मड में हो, रोड पर हो, तो सभी तरह की आपको ग्रिप बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। और इसके साथ आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क भी मिलती है। जो इसका रोटर होता है वो 320 mm का है। एक और सबसे बड़ी बात, आपको इसमें शोवा के सस्पेंशन मिलते हैं, जिसका मुझे लगता है, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, 200 mm का जो इसका ट्रेवल है वो है। और ये यूएसडी फोर्स के साथ आते हैं, जो कि दिखने में वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं। और एक नई चीज जो कंपनी ने इसमें चेंज की है, कंप्लीट एलईडी हेडलाइट, जो कि रात में इसका थ्रो वाकई में बहुत अच्छा है। और एलईडी जो हेडलाइट होती है ना, थोड़ी बैटरी भी कम कंज्यूम करती है और चलती भी वाकई में बहुत अच्छी है, जो बहुत ही अच्छा एक थ्रो प्रोवाइड करती है आपको। और जो आपको इसमें इंडिकेटर मिलते हैं वो भी एक आपको एलईडी इंडिकेटर ही मिलते हैं। और जो पीछे के जो इंडिकेटर हैं वो भाई आपको BMW स्टाइल में ही इंडिकेटर मिलेंगे, जैसे BMW के S1000RR में आते हैं ना, जिसमें पर्टिकुलर बैक लाइट नहीं होती, लेकिन हाँ आपको इंडिकेटर भी आपको सारी चीजें मिल जाती है। तो इसमें भी वही है, इसमें इंडिकेटर में बैक लाइट और इंडिकेटर दोनों ही सम्मिलित हैं। फ्यूल टैंक इसका कंपनी ने काफी बड़ा कर दिया भाई, 17 लीटर का आपका इसमें फ्यूल टैंक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मेन इंजन की। तो जो इसका जो मेन इंजन है ना, मेन क्या एक ही इंजन है, तो इसकी जो मेन हाईलाइट है ना वो इसका इंजन ही है। तो इसमें 452 सीसी का आपको लिक्विड कूल्ड मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार, मुझे लगता है पहली बार क्या, जनरली रॉयल एनफील्ड की बाइक लिक्विड कूल्ड में आती नहीं है, क्योंकि हाई कंप्रेशन पर चलती नहीं है। तो इस बार इन्होंने लिक्विड कूल्ड के साथ दिया है। जो इसका टॉर्क है 40 न्यूटन मीटर है 5500 आरपीएम पर, और ये 40 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करती है 8500 आरपीएम पर। तो दोस्तों, इस स्पेसिफिकेशन से आप कुछ समझे और नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूं भाई। इस बार कंपनी ने ना इसका इंजन में जो स्ट्रोक है उसको कम कर दिया और इसका बोर बढ़ाया है। दोस्तों, स्ट्रोक जब कम करते हैं और जब हम बोर बढ़ाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि कंपनी ने जो इसकी जो इनिशियल जो पावर होती है कहीं ना कहीं उसको कम किया है, और जो टॉप एंड है वहां पर कंपनी ने ध्यान दिया है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो टूरिंग वाली सेगमेंट की जो बाइक होती है ना, उनमें टॉर्क जरूरी होता ही होता है, लेकिन आप हाई एंड पावर आप प्रोड्यूस कर पाती है जब आपकी बाइक, तो भाई वो बाइक ना इजीली क्रूज करने पर भी कैपेबल होती है। क्रूज करने की स्पीड भी मैं आपको बता देता हूं, ये बाइक 100 की स्पीड 5000 आरपीएम पर 6वें गियर पर पकड़ लेती है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पावर जो लगाई है ना वो हाई एंड की तरफ लगाई है, यानी कि टॉप एंड की तरफ लगाई है, जिससे इस बाइक का हॉर्स पावर तो बढ़ाई है, इसकी साथ ही इसकी क्रूजिंग स्पीड भी बढ़ी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कंपनी ने 6 गियर दिए ना, तो इसकी क्रूजिंग स्पीड और बढ़ जाती है। और भाई 6 गियर होने के साथ साथ ना इस बाइक की टॉप स्पीड भी बढ़ जाती है। टॉप स्पीड के बारे में मैं आपको बता, मैंने काफी वीडियोस देखी और भाई साहब मुझे पता चले कि बाइक 165 से 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी पकड़ लेती है। अगर आपका वेट हल्का है ना तो ये बहुत अच्छी टॉप स्पीड आपको इसमें मिल जाएगी। कंपनी का दोस्तों इसमें ये भी कहना है कि आपको इसमें हायर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। मैं श्योर नहीं हूं पिछली वाली में कितना था, लेकिन इस बार जो चेंज किया है ना, 2 mm ज्यादा का चेंज किया है, तो इस बार आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। एक नई चीज जो कंपनी से हम बहुत ही कम उम्मीद करते हैं, खासकर रॉयल एनफील्ड की बाइक से, वो है भाई इसका राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है, जब आप थ्रॉटल को देखते हो तो अक्सर आपने नॉर्मल बाइक में एक तार जाता हुआ देखा होगा, जिसको हम एक्सीलरेटर केबल या थ्रॉटल केबल बोलते हैं, वही इसको एडजस्ट करता है। लेकिन भाई इसमें ऐसा आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तार ही नहीं है। ये डायरेक्ट वर्क करता है सेंसर के बेस पर। आप जितना जितना थ्रॉटल दोगे ना, उसी तरीके से आपकी बाइक भी रिस्पॉन्स करेगी। और इसके मिड में कोई तार नहीं है, कंप्लीट एक सेंसर बेस है, जिससे कि आपका जो थ्रॉटल है ना एकदम क्विक हो जाता है और एकदम क्रिस्प एंड क्लियर हो जाता है। कहीं भी आपको थ्रॉटल लैग नहीं मिलता। अगर मैं पीछे वाले इसमें टायर की बात करूं तो भाई इसमें 140, 80, 17 इंचेस का आपको टायर मिलता है। ये भी सीएट के द्वारा ही बनाया गया। डेफिनेट है, जब आगे का सीएट ने बनाया तो पीछे का भी सीएट ने ही बनाया होगा।
तो भाई टायर प्रोफाइल के मामले में बहुत ही ह्यूज टायर प्रोफाइल है, जो कि इस तरीके का ऑफ रोड टाइप की से जो टेरेन होते हैं ना, मड में होते हैं, वो उनमें ये टायर काफी ज्यादा कंड्यूसिव साबित होते हैं। इसकी जो रियर डिस्क है वो भाई 270 mm की रियर डिस्क है, और जो पुरानी वाली थी ना वो 240 mm की थी। रियर डिस्क बढ़ने का सीधा सा मतलब यही है, उसका जो ब्रेक की जो पावर है, जो ब्रेक बाइक, वो भी बढ़ जाती है। एक और बड़ी कमाल की बात मुझे इस बाइक में लगी, वो शायद मैंने अभी तक किसी और बाइक में नहीं देखी। भाई आप इसमें ना सीट हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। सीट हाइट को एडजस्ट शॉकर की साइड से नहीं, आप सीट हाइट को एडजस्ट सीट को ही निकाल के उसमें कुछ 3 या 4 एडजस्टमेंट दे रखे होते हैं, और आप अपनी हाइट के हिसाब से ना उस सीट हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। है ना भाई कमाल की बात, मेरे को तो भाई बहुत बढ़िया लगी। और ये फीचर अभी तक ये चीज भी किसी और कंपनी ने अभी तक नहीं दी, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात हो गई जिनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है। तो दोस्तों ये रही इसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताई इस रॉयल एनफील्ड 450 के बारे में। अब अगर मैं आपको एक समरी बताऊं ना दोस्तों, तो भाई समरी ये कि ये बाइक वाकई में बहुत अच्छी बनाई है कंपनी ने, इसमें कहीं भी आपको कमी नहीं छोड़ी। हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, गोल मुखड़े जैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये भी अपने आप में बड़ा अनोखा है। इसमें आपको ढेर चीजें मिल जाती हैं, बाहर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर, ट्रिप, अपने हिसाब से आप इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट कैसे, आप ये कर सकते हो इसमें कि आप अपने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उस पर आप कौन सी डिटेल्स जानना चाहोगे, आउटसाइड का टेम्परेचर, ऑडो, ट्रिप, फ्यूल कंजप्शन, इन्हीं सारी चीजें आपको इस बाइक में कंप्लीट मिल जाएंगी। और ये दिन और रात के हिसाब से भाई अपना रंग भी बदलती रहती है, जैसे गिरगिट बदलता है, दिन में ये हो जाएगी सफेद और रात में हो जाएगी एकदम काली, जिससे कि आपकी जो विजिबिलिटी है ना देखने की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, वो भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में भी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। एक कंप्लीट एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो दिखने में वाकई में बहुत अच्छा है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग को भी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखने में बहुत ही अच्छा ही लगे। इस बात की गारंटी तो भाई मैं भी लेता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं इसकी समरी करूं तो समरी में भाई ये है कि ये बाइक वाकई में बहुत अच्छी बनाई है। अगर मैं इसका कंपटीशन अगर मैं देखूं तो KTM 390 एडवेंचर, हार्ले डेविडसन की X440, प्राइम की स्क्रैम्बलर 440 या 440 या कुछ इस तरीके की आती है भाई, इन तीनों चारों से इसका कंपटीशन है। एंड अगर आप इसको एक और कंपटीशन में लगाना, अपाचे की RR 310, इनके साथ कंपैरिजन कर सकते हो। एंड भाई अगर आप इनकी रेस कराओगे ना इस रॉयल एनफील्ड की बाइक का इन सभी के साथ, तो भाई आप यकीन नहीं मानोगे, ये पहली इकलौती एक ऐसी बाइक है रॉयल एनफील्ड की जो RC39, मेरे मुंह से RC निकल रहा है बार बार, जो 390 एडवेंचर को टक्कर दे रही है। और भाई साहब एक बात क्लियर कर दूं, जो बाइक KTM को टक्कर दे जाए ना उसकी परफॉर्मेंस उसी वक्त ही पता चल जाती है, क्योंकि KTM की बाइक हाई परफॉर्मेंस बाइक होती है, कहीं भी KTM परफॉर्मेंस में कमी नहीं छोड़ती। अगर कोई बाइक इस बाइक को टक्कर दे रही है ना, तो भाई उसकी बाइक में कभी भी परफॉर्मेंस की कमी तो हो ही नहीं सकती। मैंने बहुत सारी टॉप स्पीड की वीडियोस देखी, तो भाई मैंने उसमें यही देखा कि भाई इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। किसी केस में तो रॉयल एनफील्ड ने KTM को हरा ही दिया है टॉप एंड के मामले में, और दोनों ही 165 प्लस जाती है, और दोनों की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बिल्कुल भी स्पीडो एरर नहीं। आपने अक्सर देखा होगा बाइक्स में, खासकर बजाज की बाइक्स में, भाई साहब बजाज की बाइक्स में जो स्पीड दिखाती है 40 और वहां दिखाती है GPS पर भाई 30, तो इतना अंतर आता है। हालांकि इनिशियल स्टेज पर जो गैप है वो कम होता है, लेकिन जैसे जैसे टॉप एंड पर जाते जाते हैं वो गैप भाई बढ़ता जाता है, 10-10 और 15 का हो जाता है। लेकिन रॉयल एनफील्ड की इस बाइक में ना आपको इतना ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। जो एक्चुअल जो टॉप स्पीड है आपको वही टॉप स्पीड मिलेगी जो KTM में दिखाई देती है। तो भाई इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइक आपको परफॉर्मेंस में कहीं पे भी धोखा नहीं देगी। आप इसको 100 किलोमीटर, 120, इवन 130 पर भी क्रूज करना चाहोगे ना, आराम से क्रूज कर जाएगी, क्योंकि 6000 RPM पर ही आपको 100 की क्रूजिंग स्पीड आपको दे देगी। आपको इसका जो इसमें पोस्चर मिलेगा, वो पोस्चर एकदम ऐसा सुखद अनुभव मिलेगा कि आप किसी पर्वत पर बैठ के चल रहे हो भाई, इतना हाइट है इसकी, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगी। अगर मैं इसमें वाइब्रेशन की बात करूं तो हाँ, थोड़ी बहुत जगह पर आपको इसमें चलने में थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील हो सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, वाइब्रेशन को लेकर इतना ज्यादा मतलब चीजों को बूम ना किया। अगर ओवर द टाइम वाइब्रेशन आ ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो तुमको ही हिला के मानेगी। वाइब्रेशन की ज्यादा प्रॉब्लम BS3 बाइक्स में हुआ करती थी, उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि हाँ भाई वो ज्यादा ही वाइब्रेट करें, लेकिन अब की जो बाइक्स आ रही है ना वो इतना ज्यादा वाइब्रेट नहीं करती। तो इस चीज को इतना ज्यादा ना कंसीडर करो ना तो ही अच्छा है। तो दोस्तों ये थी इस बाइक में ओवरऑल चीजें, क्या चीजें नई थी, क्या चीजें पुरानी थी, मैंने सारी की सारी इसमें मेंशन करी है। तो भाई ये बाइक लेने लायक है। ऑन रोड प्राइस आपको स्क्रीन पर आ ही रहा होगा कि इस बाइक की क्या ऑन रोड प्राइस है, और आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो भाई साहब आपको बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकाला है रॉयल एनफील्ड की साइड से। मुझे अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर बाइक लेनी हो ना इस सेगमेंट में, तो मैं इसी बाइक को पसंद करूंगा फर्स्ट टाइम। हालांकि मुझे रॉयल एनफील्ड की बाइक्स इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन फर्स्ट एक ऐसी बाइक है जिसको मैं कंसीडर कर सकता हूं इन सारी चीजों को छोड़ के। इन सारी चीजों का मतलब KTM या ट्रायम्फ या हार्ले की इन बाइक्स को छोड़ के।
तो आशा करता हूं दोस्तों मैंने सारी की सारी चीजें कवर की होंगी। अगर मैं कुछ भी कवर ना कर पाया हूं तो भाई आप मुझसे तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछने में उसका आंसर तुरंत कर दूंगा। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।